हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है प्रत्यक्षण। हम लोग देखेंगे प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसका अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं एवं सिद्धांत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इस लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपका है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, और आपका अभी प्रेरणा को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रेरणा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, संवेग जो है टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और जो नया टॉपिक है आज का, हम लोग देखेंगे प्रत्यक्षीकरण एवं अवधान। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप क्या है, गेस्टाल्ट की क्या मान्यताएं हैं, प्रात्यक्षिक संगठन के क्या नियम हैं, प्रेम अवधान का स्वरूप एवं विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद चयनात्मक अवधान के निर्धारक। तो प्रत्यक्षीकरण और अवधान को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट क्लास है प्रत्यक्षीकरण की, परसेप्शन की। और जो भी लास्ट क्लासेस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, पीजीटी साइकोलॉजी कंटेंट के नाम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई, तो आप वहाँ पर जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, और फिर हम लोग सिद्धांत को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, जो आपको सामने दिख रहा है और आपने उसको देखने के बाद जो अपना अर्थ आपके दिमाग ने उसको निकाला है, वो क्या है। तो प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करें तो देखिए, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखिए आइजेंक क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण प्राणी का एक मनोवैज्ञानिक प्रकार्य है या फंक्शन है, जिसका संबंध पर्यावरण की स्थिति या परिवर्तन की सूचना ग्रहण करने तथा प्रक्रम से है। यानी कि आप पर्यावरण से कोई भी सूचना जो ग्रहण कर रहे हैं और जो आपके मस्तिष्क ने उसका अर्थ निकाला है, जो भी प्रक्रिया की है, वही क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, जैसे बार्टले क्या कहते हैं, इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले ऊर्जा संबंधी प्रभाव अथवा तुरंत बाद घटित होने वाली प्राणी की समस्त क्रियाएं प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर डेम्बर की बात करें तो डेम्बर ने क्या कहा है, प्रत्यक्षीकरण को एक व्यवस्था तथा मध्यस्थताकारी प्रक्रमों का एक सेट माना है, जिसमें उद्दीपक तथा अनुक्रिया के संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। फोगर्स क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण वह प्रक्रम है जो पर्यावरण से सूचना का अवशोषण करता है तथा जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। ये फोगर्स ने थोड़ा सा इसको डिटेल बताया है। पहला इन्होंने क्या बताया है 4 अवस्थाओं में, कि सबसे पहले जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हम फिजिकल एनर्जी ग्रहण करते हैं। यानी हम कह सकते हैं स्टिमुलस जो है या उद्दीपक जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके सामने भोजन ही रखा है, तो आपकी आँख और आपकी नोज़, आइज़ एंड नोज़, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्होंने ये इस फिजिकल एनर्जी को जो है ग्रहण किया। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय में सूचना देने वाले स्नायु आवेश जो नर्व इम्पल्सेस हैं के रूप में भौतिक ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है। उसके बाद जो भी सूचनाएं हैं, यानी जो भी फिजिकल एनर्जी है, जो भी स्टिमुलस है, वो जो है नर्व इम्पल्सेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, तृतीय अवस्था में जब स्नायु आवेग मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो कुछ मध्यस्थकारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। इन क्रियाओं का कार्य स्नायु आवेश से प्राप्त सूचना को परिवर्धित, पुनर्गठित और परिवर्तित करना होता है। यानी सबसे पहले स्टिमुलस जो है आपका, सबसे पहले आपके सेंस ऑर्गन्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया, उसके बाद जो भी स्टिमुलस है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पहुँचा, आपके ब्रेन में पहुँचा। ठीक है, ब्रेन में यहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो भी कुछ होना था वहाँ पर हुआ, संगठन हुआ। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ अवस्था में क्या है, आपको फीलिंग होती है कि आपने जो भी आपके ब्रेन ने समझा है वो आपको फील कराता है, तथा इन अनुभवों में व्यक्ति का वंचित और शारीरिक व्यवहार भी सम्मिलित होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसने बताया है, फोर्गस ने बताया है, फोर्गस के अनुसार ये है। तो यहाँ पर एक देखिए फिगर भी मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रखा है। परसेप्चुअल प्रोसेस में क्या है, देखिए, अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इम्प्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। यानी कि अपने पर्यावरण के स्टिमुलस को एक अर्थपूर्ण संज्ञा देने की जो प्रक्रिया है वही परसेप्शन है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि फोर्गस ने भी कहा है, सबसे पहले सूचना हम लोग रिसीव करते हैं, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू हम लोग सूचना रिसीव करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सूचनाएं कन्वर्ट हो जाती हैं नर्व इम्पल्सेस के थ्रू,
और उसके बाद ब्रेन में पहुंचती हैं तो ब्रेन में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्रेन इसको संगठित करता है। उसके बाद इंटरप्रेटेड, ब्रेन उसकी व्याख्या करता है। उसके बाद एक अर्थ मिलने के बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं अभी फोरगस के अनुसार लगभग इस तरीके का है। इसका एक एग्जांपल मैंने और ले रखा है। देखिए सेंसरी स्टिमुली हमारे पास क्या है, साइट्स हैं, यानी कि साइट्स का मतलब जो दृश्य सामग्री है आइज़ के थ्रू, आवाज़ कान के थ्रू, स्मेल्स नोज़ के थ्रू, टेस्ट माउथ के थ्रू और टेक्सचर्स स्किन के थ्रू जो है हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं ग्रहण करते हैं। उसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं आगे होती रहती हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है हैबर क्या कहते हैं। हैबर कहते हैं कि प्रत्यक्ष परक प्रक्रियाओं में वह सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिसका कि संबंध ज्ञानेंद्रियों पर पड़ने वाले उद्दीपक ऊर्जा को, उद्दीपक की अनुक्रिया को तथा इस उद्दीपक की समाप्ति तक न मिटने वाली स्मृति की सूचना देने वाले अनुभवों के रूप में अनुवादित या व्याख्या करता है। एटकिंसन क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं। देखिए सबसे सिंपल और इजी डेफिनेशन है एटकिंसन तथा हिलगार्ड की। ये क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं तथा उसे संगठित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कोलमैन भी क्या कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन यहाँ पर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जो है आपका डायरेक्ट डेफिनेशन दे देता है और पूछता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसकी इसलिए जो है यहाँ पर मैंने जो है सारी डेफिनेशंस को आपके सामने डिस्कस किया। अब अगर हम फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुँचे तो हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्षण एक सक्रिय यानी कि एक्टिव है ना, चयनात्मक सेलेक्टिव एवं संज्ञानात्मक कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। यानी एक्टिव सेलेक्टिव कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति का अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का तात्कालिक अनुभव होता है। ये ओवरऑल निष्कर्ष निकालने पर हमें प्रत्यक्षीकरण की यह परिभाषा या अर्थ समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहले देखिए क्या है, परसेप्शन के लिए यानी आपको कोई भी चीज़ फील होने के लिए उस चीज़ का आपके सामने होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर वो चीज़ आपके सामने उपस्थित नहीं है तो वो हाइपोथेटिकल हो जाएगी, वो इमेजनरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई रियल थिंग आपके सामने होना अनिवार्य है, किसके लिए, परसेप्शन के लिए। तो देखिए सबसे पहली विशेषता जो है परसेप्शन की है, प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्यक्षण हमेशा किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति का होता है। भाई सही बात है, आप किसका प्रत्यक्षण करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट। जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो आप कहते हैं चाहे वो आपके जान पहचान का हो चाहे अनजाना हो, फिर भी आपको पता चलता है कि हाँ कोई इंसान वहाँ पर खड़ा है। तो उसके लिए क्या है, ये सब हमारे उद्दीपक हैं और प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य होता है। जिन व्यक्तियों, घटनाओं या वस्तुओं का प्रत्यक्षण होता है उसे उद्दीपक कहते हैं। जब कोई उद्दीपक, कोई संवेदन नहीं होगा और फिर तब उनका प्रत्यक्षण भी नहीं होगा। देखिए अगर आपके सामने उद्दीपक नहीं है तो आपके सामने कोई सेंसेशन भी नहीं होगा और आपको कुछ परसेप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रत्यक्षण में उद्दीपक का तात्कालिक अनुभव होता है। ठीक है, जैसा देखिए क्या लिखा है, प्रत्यक्षण में स्टिमुलस का इमीडिएट फीलिंग होती है ना, इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है। यानी जब कोई व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसका ज्ञान हमें तुरंत होता है, ना कि उद्दीपक के बारे में कुछ देर सोचने के बाद। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है तो आपने इसको छुआ, तो आपने छुआ या आपने इसको देखा तो आपको तुरंत पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ रखी हुई है, ना कि कुछ देर आप सोचते हैं तब आपको पता चलता है। यानी तात्कालिक अनुभव है, यानी आपका फ्रेंड आपके सामने खड़ा है तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ना कि 2 मिनट 3 मिनट बाद आपको पता चलता है। उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित नहीं रहता है, उसका हम प्रत्यक्षण नहीं कर सकते। यानी कि जो उद्दीपक आपके सामने या जो स्टिमुलस आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप उसका जो है प्रत्यक्षीकरण भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, प्रत्यक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि परसेप्शन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसा कि परिभाषा में भी था। क्यों है, देखिए
मानसिक प्रक्रिया होता क्या, पहले ये समझिए। मानसिक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी उद्दीपक का प्रत्यक्षण करते समय व्यक्ति का मस्तिष्क काफ़ी सक्रिय होकर वस्तु की घटना की व्याख्या पूर्व अनुभूतियों के संदर्भ में करता है। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है, देखिए अगर हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया की मानसिक प्रक्रिया की बात करें तो प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए जैसे आम को देखकर मात्र आम का ही प्रत्यक्षण नहीं होता है। ठीक है, आम को आपने देखा तो मात्र आम का ही प्रत्यक्षण नहीं होगा, बल्कि इसका एक विशेष गुण, चाहे वो खट्टा हो चाहे वो मीठा हो, होने का भी आपको जो है प्रत्यक्षण होता है। अतः हम आम देखते ही यह भी कहते हैं कि आम खट्टा होगा या मीठा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि लाइन में ही लिखा है, प्रत्यक्षण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपक का जो है मात्र प्रतिनिधित्व ही नहीं होता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता है, बल्कि मस्तिष्क सक्रिय रूप से इसमें क्या होता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि एटकिंसन और हिलगर्ड ने क्या है, प्रत्यक्षण में हम उद्दीपकों की व्याख्या भी करते हैं, यह भी बात कही है। अब देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्यक्षण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी परसेप्शन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। भाई देखिए, संज्ञान अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उद्दीपक को पहचान भी नहीं पाएंगे कि कैसा उद्दीपक है कैसा नहीं है। जैसा कि कोलमैन क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षण द्वारा हमें आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना, दोनों तरह के उद्दीपकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। बाह्य उद्दीपक जो आपके होते हैं वो वातावरण में होते हैं, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं आपके वातावरण में होते हैं, तथा आंतरिक उद्दीपक जो है आपके शरीर के भीतर होता है। जैसे एक आंतरिक उद्दीपक की जैसे बाह्य एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात करें, बाह्य उद्दीपक की बात करें तो जैसे आपके सामने कोई बुक रखी है या कोई टेबल है या कोई पेंसिल है, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गए। लेकिन पेट का ऐंठना, हार्ट रेट, हार्ट बीट, ये सारे जो हैं आपके इंटरनल स्टिमुलस के एग्जाम्पल होते हैं, और इन दोनों चीज़ों का हम प्रत्यक्षण उसके संदर्भ में करते हैं। ठीक है, अगला खासियत है इसकी, प्रत्यक्षीकरण के उद्दीपकों को संगठित किया जाता है, यानी प्रत्यक्षण में उद्दीपकों को, यहाँ मिसप्रिंट है, प्रत्यक्षण में परसेप्शन में उद्दीपकों को संगठित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रत्यक्षण में सिर्फ उद्दीपकों की व्याख्या ही नहीं की जाती, बल्कि उन उद्दीपकों को विशेष नियमों के आधार पर एक खास ढंग से संगठित भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं तो यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए एक हाथ जो है दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण काट दिया जाता है, और यदि वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है, ठीक है, यदि वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है और उसका एक हाथ जो है किसी कारण से कट गया है, फिर भी हम उस व्यक्ति को एज अ होल कंसिडर करते हैं, यानी हम पूर्ण व्यक्ति के रूप में उसे संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे परसीव करते हैं। ठीक है, कर ही उसका प्रशिक्षण करते हैं। जैसे उसी तरह से मान लीजिए यदि हम किसी व्यक्ति के चेहरे पर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसके होंठ, आँख, भौं, ललाट, गाल सभी को हम अलग अलग प्रशिक्षण करते हैं, यानी कि अगर हम चेहरा देखते हैं तो चेहरे को एज अ होल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि यह इन सब चीज़ों को मिला के हम एक संगठित इकाई बना लेते हैं और इसी के आधार पर हम प्रत्यक्षण करते हैं। तो प्रत्यक्षण के उद्दीपकों को, प्रत्यक्षण में जो है उद्दीपकों को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। यानी आप किसी के चेहरे को देखते हैं तो उसमें उसकी आइज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, नोज़ भी इन्वॉल्व होता है, उसके माउथ भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके ईयर भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके जो है कि जो भी चेहरे में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक इकाई के रूप में एकत्रित हो जाती हैं और उसे ही हम जो करते हैं परसीव करते हैं। ठीक है, अगला है देखिए, प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक चयनात्मक प्रक्रिया है, चयनात्मक और सेलेक्टिव प्रोसेस। अब इसका मतलब समझिए, प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। हम किसी भी समय अनेकों उद्दीपक हमारे ज्ञानेंद्रिय से उत्तेजित करते हैं, ठीक है, परंतु उनमें से हम सभी का प्रत्यक्षण नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सी स्टिमुलस, अगर आप घर से बाहर निकलिए तो आपके पास नंबर ऑफ़ स्टिमुलस दिखेंगे, लेकिन क्या आप सब पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं? मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं तो क्या सारे स्टिमुलस आपको अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, केवल वही स्टिमुलस आपको अट्रैक्ट करते हैं जो आपका दिमाग चाहता है।
जैसे मान लीजिए क्या है कि हम केवल उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षण कर पाते हैं जिन पर हम अपना अवधान या ध्यान देते हैं, मतलब जिधर हमारा अटेंशन जाता है उन्हीं उद्दीपकों को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नहीं तो उद्दीपक जो वातावरण है वो तो इनफाइनाइट है, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्षण में अवधान काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम किसी वस्तु पर अपनी अभिरुचि, अब देखिए किस उद्दीपक पर हमारा ध्यान जाता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जो हमारी आदत, जो हमारी प्रेरणा आदि के अनुरूप होते हैं, उन्हीं उद्दीपकों पर हमारा ध्यान जाता है और उसके फलस्वरूप होता क्या है, उस उद्दीपक या वस्तु का प्रत्यक्षण होता है। कभी कभी किसी वस्तु या उद्दीपक में कोई खास गुण होता है जिससे हम उसकी ओर ध्यान देते हैं और फिर उसका प्रत्यक्षण हमें हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्षण का स्वरूप जो है चयनात्मक होता है, यानी कि प्रत्यक्षण का जो नेचर है कैसा है, चयनात्मक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परसेप्चुअल प्रोसेस को मैंने और भी फिगर है, इसको भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो अभी लास्ट पेज में मैंने बताया था। तो आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षण के सिद्धांत क्या है, उपागम क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रत्यक्षण के सिद्धांत की बात करें तो अगर प्रत्यक्षण की प्रक्रिया है तो जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें निम्न सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका सिलेबस में भी दे रखा है, गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है। ये सबसे पहला है आपका गेस्टाल्ट थ्योरी, इसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल आज नहीं। निर्देश अवस्था सिद्धांत सेकंड सिद्धांत है। थर्ड है आपका प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत, इसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत। क्योंकि गेस्टाल्ट थ्योरी बहुत ही बड़ी थ्योरी है, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में और उसमें पूरे को डिस्कस कर लूँगा। प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत के बाद नेक्स्ट सिद्धांत है आपका गिब्सन का उपागम, फिर है सूचना संसाधन उपागम और र है व्यवहारवादी उपागम या सिद्धांत। इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, निर्देश अवस्था सिद्धांत है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो गिब्सन का उपागम, सूचना संसाधन है, व्यवहारवादी उपागम या सिद्धांत है, प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत है, इन सबको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रत्यक्षण का दैहिक उपागम या सिद्धांत क्या होता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए प्रत्यक्षण का जो दैहिक उपागम है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिजियोलॉजिकल अप्रोच और थ्योरी ऑफ परसेप्शन, फिजियोलॉजिकल। अब देखिए क्या है, इस उपागम में सभी तरह के प्रत्यक्षणात्मक अनुभूतियों की व्याख्या न्यूरोदैहिक प्रक्रम के रूप में की जाती है, ठीक है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार हमें जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसे न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म के रूप में डिस्कस किया जाता है। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म के रूप में जो है इसकी व्याख्या की जाती है। अब न्यूरोफिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, ऐसा प्रत्यक्षण जिसमें हमारा शरीर और हमारे नर्व्स या नर्व्स इम्पल्सेस भी शामिल हो, यानी शरीर के साथ हमारे ब्रेन की जो प्रक्रिया है वो भी शामिल हो, न्यूरो, है ना, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो देखिए इस उपागम की प्रमुख मान्यता है कि जब कोई उद्दीपक से व्यक्ति का ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, जब कोई उद्दीपक से व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियाँ प्रभावित होती हैं या व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियाँ प्रभावित होती हैं तो उसमें एक नर्व इम्पल्सेस जनरेट होता है जो उसे मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचाता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को उसका प्रत्यक्षण होता है, यानी ज्ञानेंद्रियों से लेकर मस्तिष्क तक होने वाली प्रक्रिया को न्यूरोदैहिक प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है। ये जो फिगर मैंने अभी डिस्कस किया था ये उसी का एक कह लीजिए उदाहरण होगा, ये फिगर, यानी कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स से आपके मस्तिष्क तक का जो प्रोसेस है ना, वो सारा क्या है, न्यूरोदैहिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहलाता है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए जैसे हेब्स क्या कहते हैं कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, यानी कि CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र के कोशिका के उत्तेजित होने की प्रक्रिया पर प्रत्यक्षण निर्भर करता है। यानी हेब क्या कहते हैं कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें एक विशेष क्षेत्र की एक विशेष कोशिका होती है, जब वो उत्तेजित होती है तो व्यक्ति को उससे संबंधित प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण हो जाता है। यानी कि जब तक उस विशेष कोशिका में उत्तेजन नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षण नहीं होगा, ऐसा कौन कहता है, हेब्स कहते हैं।
तो हेब्स देखिए आगे क्या कहते हैं, हेब्स कहते हैं कि प्रत्यक्षण का जो अधिकांश अंश है, प्रत्यक्षण का जो अधिकांश अंश होता है, यानी जो कह लीजिए मोटा मोटा जो प्रत्यक्षण होता है वो अर्जित होता है, यानी अक्वायर्ड होता है, उसे हम सीखते हैं, उसे हम लर्न करते हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है क्या कहा है कि प्रत्यक्षीकरण जो है जन्मजात होता है, होता है। जैसा कि गेस्टाल्टवादी मानते हैं, गेस्टाल्टवाद आपने सुना ही होगा। जैसा कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मानते हैं या गेस्टाल्टवाद ये मानता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूति होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। लेकिन हेब्स का ये मानना नहीं है। हेब्स क्या कहते हैं कि जो प्रत्यक्षण है वो जन्मजात ना होकर अक्वायर्ड होता है, और उन्होंने इसकी व्याख्या जो है अनुबंधन के समान एक नियम प्रतिपादित किया है उसके आधार पर की है, यानी कंडीशनिंग के जैसे एक नियम है उसके आधार पर इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि प्रत्यक्षण जो है अक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है कि हेब्स के अनुसार प्रत्यक्षीकरण अक्वायर्ड है या जन्मजात, तो क्या आंसर होगा, अक्वायर्ड होता है यानी अर्जित होता है। और ये कहते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक विशेष क्षेत्र की कोशिका जब तक उत्तेजित नहीं होगी तब तक हमें प्रत्यक्षण नहीं होगा, ठीक है, यानी और इनका कहना यही है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, हेब का मत है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विशेष क्षेत्र की कोशिका के उत्तेजित होने की प्रक्रिया पर प्रत्यक्षण निर्भर करता है, ठीक, यानी जब तक उस विशेष कोशिका में उत्तेजन नहीं होगा प्रत्यक्षण नहीं होगा। अब देखिए क्या है आगे, हेब का यह जो विचार है यह लेश्ले के सम अंतःशक्ति नियम के विरुद्ध है। अब लेश्ले क्या कहते हैं, लेश्ले का एक नियम है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेश्ले एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ, कलर चेंज करता हूँ, आई थिंक ये समझ में नहीं आ रहा है कलर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी, या फिर जिसे हम लोग सम अंतःशक्ति का नियम कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, लेश्ले के द्वारा, इसके विरुद्ध है। अब आ जाते हैं अपनी लाइन पर कि लेश्ले क्या कहते हैं कि यह सम अंतःशक्ति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि यह नियम यह बतलाता है कि एक क्षेत्र के कोई विशेष कोशिका नहीं बल्कि सभी कोशिका एक साथ उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उनमें अनुक्रिया उत्पन्न करने की अंतःशक्ति लगभग एक समान होती है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, देखिए हेब क्या कहते हैं कि मस्तिष्क के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष कोशिका जब उत्तेजित होती है तब मनुष्य को प्रत्यक्षण होता है उस स्टिमुलस के संदर्भ में। लेकिन लेश्ले क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र की विशेष कोशिका नहीं बल्कि उस क्षेत्र की सभी कोशिकाएं एक साथ उत्तेजित हो जाती हैं और वो सम अंतःशक्ति उनमें जो है लगभग एक समान होती है और उससे व्यक्ति को प्रत्यक्षण होता है। अब आगे देखिए क्या है, गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों का क्या मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूति जो होती है जन्मजात होती है, जैसे कि मैंने बताया, तथा इसके पक्ष में उन्होंने यह दावा किया है कि किसी आकृति की मूल एकता का प्रत्यक्षण उन व्यक्तियों या प्राणियों द्वारा भी आसानी से कर लिया जाता है जो जन्म से किसी कारण से अंधे रहते हैं। यानी कि देखिए गेस्टाल्टवाद क्या कहता है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूतियाँ हैं या जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस है वो जन्मजात होता है, और उन्होंने इसके प्रूफ के तौर में ये दिखाया कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं वो भी जो है परसेप्शन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति अंधा है वो परसेप्शन नहीं कर सकता है। तो इन्होंने देखिए क्या है एग्जाम्पल भी, प्रयोगात्मक सबूत भी प्रदर्शित किए थे, जैसे वॉन सेंडन तथा रिसेन द्वारा कुछ प्रयोगात्मक सबूतों का उदाहरण दिया गया है। इसमें इन्होंने क्या कहा, पाया कि व्यक्ति जो जन्म से मोतियाबिंद के कारण नहीं देख पाते थे, ऑपरेशन के बाद जब उन्हें प्रथम बार देखना प्रारंभ किया, यानी ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने प्रथम बार देखना प्रारंभ किया तो वे लोग दो आकृतियों के बीच में विशेष प्रयास करने पर भी विभेदित नहीं कर पाए, परंतु उन आकृतियों को स्पर्श करके विभेदित कर लेते थे। यानी कि मोतियाबिंद मान लीजिए उन लोगों को हुआ और उनके ऑपरेशन करके ठीक कर दिया गया, लेकिन उन्होंने देखकर उस किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस नहीं बता पाए, लेकिन जैसे उन्होंने उसे टच किया उसको